चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन सीएफटी देख लीजिए, उसका ड्रॉबैक देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम डाल देना बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। नहीं करेंगे तो इस तरफ कर दो। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, नेक्स्ट टॉपिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अब सीएफटी ने ये तो नहीं समझा पाया था कि कार्बोनिल बीइंग अ न्यूट्रल लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड क्यों है। ठीक है, इसलिए इसकी बॉन्डिंग पढ़ते हैं कि इसमें ऐसी कैसी बॉन्डिंग है जो इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड बना रही है। ठीक है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन। ठीक है, इसमें लिखना metal carbonyls are the metal carbonyls are the metal carbonyls are the organometallic compounds organometallic compounds organometallic compounds in which carbon monoxide in which carbon monoxide ब्रैकेट में CO दोनों कैपिटल में, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रैकेट में CO ब्रैकेट क्लोज, acts as the ligand acts as the ligand acts as the ligand full stop. Since they contain only carbonyl group since they contain only carbonyl group since they contain only carbonyl group they are also called homoleptic carbonyls. Since they only contain carbonyl group they are also called homoleptic carbonyls. होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक पहले भी देख चुके हैं ना। अगर लाइगेंड्स एक जैसे ही हैं तो होमोलिप्टिक, अगर मल्टीपल लाइगेंड्स लगे हुए हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए तो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिख रहा है आपको NiCO4 FeCO5 CrCO6। ठीक है, जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको अपन कार्बोनिल बोल रहे हैं, इट इज एक्टिंग एज अ लाइगेंड, तो इसको अपन मेटल कार्बोनिल बोलते हैं या ऑर्गेनोमेटालिक कार्बोनिल बोल सकते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक क्यों बोल रहे हैं कि मेटल भी है एंड कार्बन के कारण वो ऑर्गेनिक हो रहा है। ठीक है, तो होमोलिप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ligands only are formed by most of the transition metals. These carbonyls have simple well defined structures. जैसे टेट्रा कार्बोनिल का आपको दिख रहा है टेट्राहेड्रल है, पेंटा कार्बोनिल आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है एंड हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। जैसे वो नॉर्मल शेप्स होते हैं हमारे लाइगेंड्स के साथ, वैसी शेप इनके भी है। ठीक है, बट मेन है इनका मेटल के साथ बॉन्डिंग कैसा है। ठीक है, तो ये कुछ एक इफेक्ट पढ़ेंगे अपन यहाँ पे जिसका नाम होता है सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी तक अपन ये पढ़ रहे थे कि लाइगेंड का एक एटम मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, यही पढ़ रहे थे। यही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड थी ना। लाइगेंड का कोई भी एक एटम, अगर वो सिंगल एटम का लाइगेंड है तो कोई बात नहीं, पर अगर मल्टीपल एटम का लाइगेंड है, जैसे CO इज अ मल्टीपल एटम लाइगेंड, जहाँ पे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। हमने पढ़ा है EN में ही बहुत सारे एटम्स हैं, समझ गए ना, मल्टीपल एटम लाइगेंड, पॉली एटॉमिक लाइगेंड्स। तो उसमें कोई एक एटम ही एट अ टाइम दे रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे कार्बन में CO में कार्बन का जो एक ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन आपके मेटल ऑर्बिटल में जा रहा है, क्या दिख रहा है आपको।
जो ग्रीन वाले ऑर्बिटल शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहा है कि कार्बन का एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के डी ऑर्बिटल में जा रहा है, जो नॉर्मली हर लाइगेंड से जाता है, उसी को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हैं। बट उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, मेटल भी अपना एक पेयर कार्बन के इस सेट के ऑर्बिटल को क्या बोलते थे अपन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। 2p पाई होगा ना उसके पास भी, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ऐसा 3 आपके ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो उसमें मेटल भी अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता, तो ये इस टाइप के इफेक्ट को ना अपन सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग ना सिर्फ ऐसी नहीं है, ऐसी भी, मतलब दोनों तरफ से पकड़े। अभी तक क्या हो रहा था कि मेटल है, लाइगेंड आया, लाइगेंड ने उसको उससे बॉन्ड बना दी बाय गिविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अब क्या हो रहा है इसमें, व्हाई कार्बोनिल इज मोर या मोस्ट पावरफुल लाइगेंड, क्योंकि यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट होता है, मेटल भी कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है बाय गिविंग अ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इसी को सिनर्जिक इफेक्ट बोल रहे हैं। पर रीड करते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोजेस बोथ s and p कैरेक्टर। द MC यानी कि मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि इन दोनों का क्या हो रहा है, हेड ऑन कोलिशन हो रहा है। जब भी आपके ऑर्बिटल्स ये वाले हैं तो इस टाइप के ऑर्बिटल का हेड ऑन कोलिशन ही होगा। जहां पे आपके ऑर्बिटल py pz है, ये मान लो अगर आपने इसको px नाम दे दिया है, तो px का आपका क्या हो जाएगा, हेड ऑन कोलिशन होगा। एक्चुअली px और ये px नहीं है, ये d का है, क्योंकि मेटल का तो d ऑर्बिटल खाली होता है ना, याद आ रहा है, हमने वीपीटी थ्योरी पढ़ ली, हमने सीएफटी पढ़ लिया, हम सब ने डी के बारे में ही बात कर रहे थे, राइट, 3 का डी या 4 का डी। तो ये जो मेटल का ऑर्बिटल ये डी ऑर्बिटल है, और कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल। तो एक्चुअली यहाँ पे पी पाई बॉन्ड नहीं बन रही, क्या बन रही है, डी पाई बॉन्ड। डी, एक इलेक्ट्रॉन डी से है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पी से है, तो पाई बॉन्ड बन रही है। सिग्मा बॉन्ड भी एक का डी से आ रहा है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है आपका, पी और डी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। बट हेड ऑन कोलिशन हो रहा है, इसलिए बॉन्ड क्या बन रही है, सिग्मा बॉन्ड। और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो क्या बनती है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ आपकी ऊपर वाली पाई बॉन्ड बन रही है, और ये हेड ऑन कोलिशन वाली बॉन्ड क्या बन रही है, सिग्मा बॉन्ड, समझ रहे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द MC यानी कि मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। और ये वेकेंट ऑर्बिटल कौन सी है, वेकेंट डी ऑर्बिटल मेटल की, ठीक है। द मेटल कार्बोनिल पाई बॉन्ड, अब दूसरी बॉन्ड की बात करेंगे, पाई बॉन्ड जो बनी, ये 2 पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, पाई बॉन्ड एक ही है। पर ये क्लाउड बनता है ना, तो उसको अपन ऐसे दोनों तरफ दिखाते हैं, दैट डजंट मीन कि दोनों पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, ओके। The metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of electrons from a filled d orbital of metal. metal की सारी orbitals खाली थोड़ी ना होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो D2sp3 बना रहा होगा तो 2 d ऑर्बिटल खाली होंगी, बाकी 3 d ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो उनके साथ वो बॉन्ड बना रहा है आपके कार्बन के साथ, ठीक है। तो द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फिल्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल into the vacant anti bonding यानी कि pi star orbital of carbon monoxide। anti bonding मतलब pi star होता है ना, ठीक है, स्टार लग गया मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जैसे सिग्मा 2p z, फिर सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, वैसे ही पाई भी होता था, ठीक है। The metal to ligand bonding creates a synergic effect which strengthens the bond between CO and the metal. This is the reason why carbon monoxide being a neutral ligand is the most powerful ligand. जबकि क्लोराइड जो कि एक नेगेटिव लाइगेंड है, ब्रोमाइड आयोडाइड सब नेगेटिव लाइगेंड है, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लास्ट में रिएक्टिविटी के एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि वही एम्प्टी है। अगर आप वो एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे ना, तो उसके पहले बस सारे आपके ऑर्बिटल्स फिल है कार्बन के, आपके एंटी बॉन्डिंग बच रही है, तो उसमें जाके आपका वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए बस, ठीक है। उसके बारे में लिख लो, ये सिनर्जिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। ये तो अपन जो लिखे हैं डेफिनेशन हो गया कि कार्बोनिल डेफिनेशन क्या होता है, मेटल कार्बोनिल का मतलब क्या होता है। ये तीनों डायग्राम बना लो पहले एग्जांपल के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट,
हमेशा जरूरी नहीं है, अब वो डिपेंड करेगा सामने वाला कंपाउंड कैसा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये टेट्राहेड्रल बना रहा है, अगर अपन डीबीटी थ्योरी याद करें तो उसको 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए sp3, तो उसका डी अगर पूरा फिल है, मतलब अपन को देखो Ni2 प्लस बना रहे मतलब हमको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, और अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं तो ये Ni रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही रहेगा। अभी तो यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही है। हाँ ये 3 एग्जांपल बना रहे हो। नहीं ऊपर जरूरत नहीं, इसका एक अलग सा डेफिनेशन में दिखा दिया हूँ, ये चीज ऊपर लिखी थी ना, आप लोग लिख ली। ठीक है, इसकी बॉन्डिंग के बारे में लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम में लिखा। द मेटल कार्बन बॉन्ड्स, द मेटल कार्बन बॉन्ड्स, द मेटल कार्बन बॉन्ड्स, द मेटल कार्बन बॉन्ड्स in metal carbonyls, in metal carbonyls, in metal carbonyls have both sigma and pi character, have both sigma and pi character, have both sigma and pi character। तो उसमें करके नेक्स्ट टाइम लिखा, पहले अपन सिग्मा बॉन्ड के बारे में लिखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किन दो ऑर्बिटल के बीच में बन रही है एंड पाई बॉन्ड किन दो ऑर्बिटल के बीच में बन रही है। ठीक है, फर्स्ट एक पैराग्राफ बनाना। द फर्स्ट ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन, द फर्स्ट ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन the filled, the filled, the first overlap takes place between the filled bonding orbital of carbon monoxide, filled bonding orbital of carbon monoxide, filled bonding orbital of carbon monoxide। हमने 11th में जितने भी डायग्राम बनाए थे ना, वो सब एक जैसे एटम वाले डायग्राम बनाए। जैसे आप लोग पढ़ते थे N2 का डायग्राम, एनर्जी लेवल, O2 का पढ़ते थे, याद है, F2 का पढ़ते थे, Ne2 भी बनाते थे, पर हमको पता चलता था कि Ne2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। इससे आपको याद है कैसे आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, फॉर्मूला इतना तो याद है ना कि नंबर ऑफ Nb मतलब होता था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na होता था नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता था Nb माइनस Na अपॉन 2। अगर इसकी वैल्यू 0 आई, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 है, दैट मींस उन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकती। तो अपन उससे प्रूव किए थे कि क्यों Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता। H2 होता है, N2 होता है, O2 होता है, बट Ne ही रहता है, राइट। ये ऑक्टेट अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इसको मॉलिक्यूल बनने के लिए किसी और एटम की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इसका एक एटम भी इसका एक मॉलिक्यूल है, राइट। बट वी कैन प्रूव दिस यूजिंग MOT, यूजिंग VBT, वो अपन प्रूव किए थे 11th में। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसमें अब आपका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा, आप जो एक तरफ लेते थे कार्बन और दूसरी तरफ लेंगे ऑक्सीजन, इसके आप ऑर्बिटल यहां बनाओगे, ये आपका 1s2 कार्बन का, ये 1s2 ऑक्सीजन का, याद आ रहा है थोड़ा बहुत।
कैसे बनाते थे। फिर अगला 2s2 कार्बन का, फिर 2s2 ऑक्सीजन का, कुछ ऐसा बनाते थे, ऐसा कुछ। हाँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर ये 2s है ना दोनों का, तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इतने तो कोई याद आया ये चीज, ऐसा लंबा जाता था डायग्राम, है ना। तो इसमें ये तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आया। ये वाला ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा 1s और इसका नाम था सिग्मा स्टार 1s, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो Nb, इसको बोलते हैं Np बॉन्डिंग, और इसको बोलते हैं Np। आप ऐसे सब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे, सेम चीज यहां भी होगी। ये हो गया आपका सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। यहां सब सिग्मा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये s ऑर्बिटल्स हो, और s ऑर्बिटल हमेशा आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करेंगे। s और s का कभी साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा, वो साइडवाइज हुआ भी तो वो हेड ऑन ही दिखेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा मत सोचो ऐसा आई तो हेड ऑन हुआ, ऐसा आई तो साइडवाइज होना चाहिए, नहीं, तो ऐसा भी तो हेड ऑन हो, स्फीयर है ना वो, ठीक है। तो फिर ऐसे ही दोनों का 2p जाएगा ऊपर, फिर 2p का 2 ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बनाएगा और बाकी के दोनों ऑर्बिटल आपस में पाई बनाएंगे। तो वहां पे आपका फिर सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, फिर बाकी सारे पाई, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py, लाइक दिस, ऐसा होता है। बस ये अंतर है कि वहां हम दोनों तरफ ओ लेके O2 मॉलिक्यूल की स्टडी करते थे, यहाँ जो पीछे डायग्राम बना हुआ है कि CO का डायग्राम बना हुआ है। क्लियर है। तो अभी जो आप लोग लिखे ना कि किसके किसके बीच में ऑर्बिटल में बॉन्डिंग हो रही है, तो पहला क्या लिखे हैं, द फर्स्ट ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन द फील्ड बॉन्डिंग pi2p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। pi2p लिखो, लिख लो ब्रैकेट में, pi2p with an empty metal d orbital, with an empty metal d orbital, with an empty metal d orbital, resulting in a sigma bond, resulting in a sigma bond, resulting in a sigma bond। ठीक है, अगली लाइन में लिखना सेकेंड ओवरलैप के बारे में बात करते हैं। ये तो पहला ओवरलैप हो गया जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ठीक है। सेकेंड ओवरलैप विल बी अ साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो सेकेंड के बारे में लिखना अगले पैराग्राफ में, द सेकेंड ओवरलैप टेक्स प्लेस, द सेकेंड ओवरलैप टेक्स प्लेस, द सेकेंड ओवरलैप टेक्स प्लेस between the filled metal d orbital, between the filled metal d orbital पहले ओवरलैप में इसका ऑर्बिटल फील्ड है, इसका ऑर्बिटल एम्प्टी है, और दूसरे ओवरलैप में इसका ऑर्बिटल फील्ड है, इसका ऑर्बिटल एम्प्टी। इसका भी लिखे, द सेकंड ऑर्बिटल टेक्स प्लेस बिटवीन फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल एंड an empty and an empty anti bonding, अभी वहां पे पाई 2p लिखे थे, यहाँ पे पाई 2p स्टार लिख देना, पाई स्टार 2p, empty पाई स्टार 2p एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऊपर लिख चुके थे, एंटी बॉन्डिंग लिखो बस, ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p ऑर्बिटल, दिस वन, ठीक है। ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड resulting in resulting in resulting in
additional pi bond, additional pi bond, additional pi bond between metal, between metal and same carbon monoxide molecule, and same carbon monoxide molecule, and same carbon monoxide molecule, and same carbon monoxide molecule. So stop. Here donation of electrons, here donation of electrons, here donation of electrons from metal d orbital, from metal d orbital into a vacant, into a vacant, into a vacant antibonding orbital is called back bonding, is called back bonding, is called back bonding. उसका नेक्स्ट लाइन में सिनर्जिक इफेक्ट की लाइन लिख लेते हैं. The effect of sigma bond, the effect of sigma bond, the effect of sigma bond formation, the effect of sigma bond formation strengthens the pi bond, strengthens the pi bond and vice versa, and vice versa. ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करेंगे. This effect is called synergic effect. Synergic effect. This effect is called synergic effect. Synergic effect. इसका मतलब होता है synergic वर्ड का एक मीनिंग होता है ब्रैकेट में लिखे ना, इफेक्ट के बगल में एक ब्रैकेट लगाना. That is working together towards the same goal. Working together towards the same goal. Working together towards the same goal. Okay? Thus, as a result of synergic effect, thus, as a result of synergic effect, thus, as a result of synergic effect, the bond between CO and metal is strengthened. Is strengthened. ये वाला डायग्राम बना लेना. ठीक है, ये डायग्राम बना लो. इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग लिख देना नीचे जैसा लिखा हुआ है. ठीक है, ये इसी को तो बैक बॉन्डिंग बोलते हैं. जैसे ये बॉन्डिंग होती है हमें पता है, ये पीछे से वापस बॉन्ड बना रहे थे, इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं. हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड
आगे बढ़े। ये आधा तो बना दिया था, है ना? तो बच्चा कुछ आगे बना दूं क्या? शुरू से आगे बनाओ पूरा। देखो, पहले ना यहाँ इस तरफ कार्बन का पूरा वो बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है? यहाँ कार्बन बना हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 है, 2p2 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 होता है ना एटॉमिक नंबर कार्बन का, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, इतना ही होगा। ये इसका 1s है, ये इसका 2s है, और ये इसका ऑक्सीजन का 1s2 यहाँ पे रहेगा, इसका 1s में, ठीक है? फिर 2s एज इट इज रहेगा जैसे इसमें है 2s, और 2p 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 2p, ठीक है? तो ये तो पीछे बना दिया था, इसको वापस वैसे ही बना देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इस टाइप पूरा एक एनर्जी का ऑर्डर पढ़ते थे अपन, ये कैसा रहेगा, है ना? उसके बाद अब क्या बच गया अपने पास? 2p है ना, 2px और 2py पाई बॉन्डिंग बनाएंगे, और 2pz सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये हो गया आपका पाई 2py पाई 2px एक्स वाई वाई, ठीक है? और ये होगा आपका सिग्मा 2pz। अब किसी का एंटी बॉन्डिंग वाला ये दोनों होगा, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2px, और इसका एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे ही, ठीक है? एंटी बॉन्डिंग वाला एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हर बार एंटी बॉन्डिंग उन दोनों में, बॉन्डिंग वाला नीचे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर, ठीक है? ये एनर्जी ऐसा जा रहा है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है? नाउ अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इसके पास है और 4 इसके पास है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे भी रूल वही लगता है अपना, होल्स ऑफ एंड पॉली एक्सक्लूजन, कि अगर ये दोनों का एनर्जी सेम है तो पहले आप एक एक बैठाओगे, उसके बाद पेयरिंग करोगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन में 4 तो यहाँ बैठ गए, और 5वां 6वां यहाँ बैठ गया, बस। हाँ जी, हाँ, ऊपर के 3 खाली रहेंगे, तभी तो वो उसमें बैक बॉन्डिंग हुई ना। अपन क्या लिखे थे देखो, कि पाई 2p से ये अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, और मेटल अपना फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? पाई स्टार 2p पे, क्योंकि वो खाली है इसकी, समझ गए जो लिखे हैं वहां पे? कैसा अनफेयर हो जाएगा? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है? चलो, तो ये बात हो गई मेटल कार्बोनिल्स की। नेक्स्ट इन आवर लास्ट टॉपिक चैप्टर का, नहीं जरूरत है ये, मैं तो ऐसे ही बता दिया, वो पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आ रहा था ना, उन्हें याद दिलाना था, तो क्या है, ये नहीं आएगा कभी भी, कभी तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं आया कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ या एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है? नेक्स्ट थिंग डालो, ये लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर का, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। ये इसमें हाइफन डाल के लिखो,
The stability of a complex may be defined as the stability of a complex may be defined as a measure of resistance may be defined as a measure of resistance to the replacement of a ligand by some other ligand by some other ligand by some other ligand. The stability of a complex may be defined as a measure of resistance to the replacement of a ligand by some other ligand. ये समझ में आया डेफिनेशन क्या लिखा? हाँ, एक कॉम्प्लेक्स आयन में पहले से एक लाइगेंड होगा, वो कितना रेजिस्ट कर सकता है कि कोई सामने वाला लाइगेंड उसको रिप्लेस ना करे. तो मान लो सामने एक लाइगेंड है और ये एक लाइगेंड ऑलरेडी अटैच्ड है. ये कॉम्प्लेक्स तब तक स्टेबल है. स्टेबल रहने का मतलब क्या है कि जैसा वो है वैसा ही रहे. जहां ये टूटा मतलब स्टेबल अब नहीं है. एक कंपाउंड स्टेबल में होने का मतलब क्या है कि वो कंपाउंड के फॉर्म में रहे, वो अपने आयंस में कन्वर्ट ना हो जाए. अगर वो कंपाउंड आयनाइज हो गया मतलब वो स्टेबल नहीं है. समझ रहे? स्टेबल मतलब हाँ, स्टेबिलिटी क्या होगी? नहीं, स्टेबिलिटी मतलब वो कंपाउंड तो अभी भी कंपाउंड ही है ना, बस लाइगेंड ने जगह चेंज की, बाकी वो अभी भी कंपाउंड ही है. इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू आयंस. ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स आयन बोल लो, कॉम्प्लेक्स आयन को जब आप वाटर में ऐड करते हो, ठीक है, तो अगर ये अपने मेटल आयन और लिगेंड्स में ब्रेक हो जाता है मतलब ये अनस्टेबल, इनस्टेबल. ठीक है, और अगर ये अपने मेटल और लाइगेंड के फॉर्म में वो अंदर भी रहता है तो आप बोलोगे कि वो स्टेबल. ठीक है, तो इसके लिए अपन थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम पढ़ते थे ना, कि इक्विलिब्रियम में हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते थे. मान लीजिए कंपाउंड अपन लेते हैं कॉपर वाला ही, कॉपर NH3 का 4 लाइक दिस, ऐसा कुछ है कॉपर. ठीक है, अगर ये ऐसे चेंज हो जाए कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 4 अमोनिया, तो आप बोलोगे कि अनस्टेबल. समझ रहे? इसके लिए आप, ये प्रोसेस का नाम क्या है? डिसोसिएशन. योर कंपाउंड इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन. और इसके लिए हम क्या निकालते थे? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते थे या आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते थे के, जिसमें हम क्या करते थे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई सामने कोफिशिएंट है तो पावर में चला जाता था, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. समझ में आ रहा है? ऐसा हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे. हाँ, कोफिशिएंट जो भी सामने रहेगा वो पावर में चला जाएगा. हाँ, ये तभी तो अपन बात कर रहे कि रहता नहीं है, ये स्टेबल ही रहेगा. हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि कॉम्प्लेक्स आयंस आर स्टेबल और वो अपने पानी में जाने के मतलब एक्वस सॉल्यूशंस में और आयनाइज नहीं होंगे. ठीक है, मतलब उनकी स्टेबिलिटी उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत हाई है, ऐसा बोल सकते हैं. बट इससे जो वैल्यू समझ में आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर के का वैल्यू हाई है, समझ लो फॉर एग्जांपल अगर के का वैल्यू हायर है, इसका मतलब ये दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तभी तो के का वैल्यू हाई होगा. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? के का वैल्यू हायर होने का मतलब क्या है? मोर एंड मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड. मतलब अब कंपाउंड स्टेबल नहीं रहा, वो अपने आयंस से ब्रेक हो चुका है. एंड के की लो वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू ग्रेटर नंबर ऑफ कंपाउंड एंड लेस नंबर ऑफ आयंस. मतलब कंपाउंड अपने कंपाउंड के फॉर्म में ही है, वो आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब उसका स्टेबिलिटी मतलब इसको इसकी वैल्यू हाई है मतलब आप क्या बोलोगे? कंपाउंड इनस्टेबल, अनस्टेबल. और इसके ऑपोजिट को क्या बोलोगे? स्टेबिलिटी कांस्टेंट. मतलब इसका नाम हो जाएगा इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? स्टेबिलिटी कांस्टेंट. समझ रहे हैं? कौन सा? ये नीचे वाला ना. हाँ, मतलब ये अपने और आयंस से ब्रेक अगर होता है तो कुछ ऐसा दिखेंगे.
आप लिख सकते हो, उसके ऊपर भी पावर लिख सकते हो, टू पॉजिटिव। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको अपन इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं, और इसका रेसिप्रोकल होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसी का एग्जांपल लिखते हैं नीचे, लिखना। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर द कॉम्प्लेक्स, फॉर द कॉम्प्लेक्स, फॉर द कॉम्प्लेक्स CuNH3 का 4 और पावर में 2 प्लस, CuNH3 का 4 पावर में 2 प्लस। अब बीच में इक्विलिब्रियम का साइन लगा देना, यहां मैंने एरो लगा दिया है, आप लोग इक्विलिब्रियम लगाना। ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन लगाना, और दोनों को आयंस में ये Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा और वो 4NH3 में ब्रेक कर देगा। ठीक है, अरे पर वही तो निकालना चाह रहे कि इसका इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत कम है। ठीक है, वैल्यू अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप देखो उसमें इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बनेगा ही नहीं ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा कुछ वैल्यू होगा 2 × 10⁻⁻20, ये ए का वैल्यू। अब ये कितना छोटा वैल्यू है ना, तो ये जितना छोटा होगा इसका मतलब ये दोनों बन ही नहीं रहे, ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो ये यू के लिए मतलब हर कॉम्प्लेक्स एंटिटी के लिए अलग होगा। हाँ, ठीक, ये इक्वेशन लिखना नीचे। उस सॉल्यूशन में लिखिए इक्वेशन, अभी तो मैं बोलेगा ना फॉर द कॉम्प्लेक्स यू दिस। अच्छा, ये इक्वेशन लिख लियो ना सब, जनरल वाला ऊपर नहीं, ऊपर वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन डायरेक्ट एग्जांपल देख रहे हैं। नीचे लिखना इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। आज तक अपन इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जान रहे थे इक्विलिब्रियम में। डिसोसिएशन कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू, K इज इक्वल्स टू, ये लिख लो। ये सबको याद आ गया ना कैसे अपन एक इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन के लिए K का वैल्यू लिखते थे। इसको एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, पर क्योंकि प्रोसेस में डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए इसका नाम डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। और क्योंकि हम इससे अपने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी को भी दिखा सकते हैं, इसलिए इसको इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल रहे हैं। है ना क्लियर? फिर से बता रहा हूँ, एक बार लिख लो पहले, फिर नहीं, इसका आयन है बस, स्क्वायर नहीं है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, वो तो कंसंट्रेशन दिखता है। ठीक है, मतलब दो नहीं लगाना, नहीं। ठीक है, अभी बार वापस समझना है इसको। अगर एक कॉम्प्लेक्स आयन को मैं एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं, तो वो अगर अपने आयन से ब्रेक होता है तो इट विल ब्रेक लाइक दिस। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिक्स होकर ये भी बना सकते हैं वापस, इसलिए अपन ने बीच में इक्विलिब्रियम का साइन दिया है। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम में होता है उसके लिए अपन एक कांस्टेंट लिखते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इसका वैल्यू क्या होता है? न्यूमरेटर में जितने भी प्रोडक्ट है उनका कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रेज टू द पावर वो नंबर जो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है इसलिए यहाँ पे पावर में 4 आ गया, अपॉन जितने भी रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन नीचे, उनका भी रेज टू द पावर, उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ज्यादा ठीक है। अब ये के का वैल्यू हमें बता रहा है कि के जितना हाई होगा इन दोनों आयन का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब इनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कंपाउंड अपने कंपाउंड के फॉर्म में रह नहीं पा रहा है, वो अपने आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, इसलिए उसको इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट नाम दिया है। बिकॉज इसकी वैल्यू मुझे बताएगी कि आपका कंपाउंड कितना इनस्टेबल है। क्लियर है ना? और इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो उसको अपन स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हाई रहेगी, इसका क्या मतलब है? इसी को मैं उल्टा लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? उसका नाम होता है बीटा। इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? बीटा। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट उल्टा, कॉपर आपका ऊपर आ जाएगा विद अमोनिया और बाकी नीचे आपके हो जाएंगे आयंस। कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन एंड अमोनिया का कंसंट्रेशन का पावर 4। अब देखो बीटा जितना ज्यादा हाई होगा उसका मतलब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये डिसोसिएट कम हुआ है, और डिसोसिएट कम हुआ है मतलब स्टेबल। इसलिए बीटा को अपन स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलेंगे एंड के इज इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट।
और K को आज तक हम जानते आ रहे थे, वो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं आगे चल के, बीटा इज इक्वल टू 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज योर स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्लियर है? तो इसके बारे में भी लिख लो बस। हाँ, ये वैल्यू लिख लियो ना पूरा, ये वाला ये करके है ना, अब नीचे लिखना। हाँ हाँ, नहीं जरूरत पड़ेगी, नीचे लिखना। if instead of dissociation if instead of dissociation if instead of dissociation we talk of formation if instead of dissociation we talk of formation, the reaction will be, अब reaction उल्टा लिख लेना, reaction उल्टा कर लो। क्या उल्टा मतलब? अब फॉर्मेशन कर रहे हैं, पहले हमने इस बड़े आयन को छोटे छोटे में ब्रेक किया, अब उल्टा रिएक्शन लिखना है। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया, फिर इक्विलिब्रियम का साइन और आपका आयन। ठीक है, इसके लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, बट अब उसका नाम बीटा हो जाएगा। समझ गई बात क्या होता है? मतलब आपको ऐसा कुछ करना है, पहले इक्वेशन लिख लेना, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया, इक्विलिब्रियम का साइन CuNH3 का 4 एंड 2 प्लस। अब इसके लिए जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, ठीक है, या एसोसिएशन कांस्टेंट, अब अभी अभी रिएक्शन क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना। इसके पहले डिसोसिएट हो रहे थे, इसके इसका नाम डिसोसिएशन कांस्टेंट था और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप इसको एसोसिएशन कांस्टेंट बोलो या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। CuNH3 का 4 प्लस अपॉन Cu2 प्लस एंड NH3 का 4। ठीक है, अब जितना ज्यादा बीटा का वैल्यू होगा, मतलब ये वाला कंसंट्रेशन उतना ज्यादा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है, स्टेबल, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्लियर? इसलिए दोनों लाइन, पहले इक्वेशन और फिर ये, बस नीचे लिख लेना, वेयर बीटा इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। Done? तो मतलब इनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत हायर होगा, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत लोअर होगा। तो मैंने -20 बोला ना, वो के का वैल्यू था। अब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? 0.5 इंटू 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर -20 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 20 हो जाएगा, और 1/2 आपका 0.5 हो जाएगा। ये इसका स्टेबिलिटी तो हर भी, हाँ कौन सी वैल्यू? हाँ, मतलब किसी एक की वैल्यू दी रहेगी आपको क्वेश्चन में, और बाकी अगर आपको निकालना है तो कंसंट्रेशन देख के निकालेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रखेंगे एनसीईआरटी, देखना है क्वेश्चन एनसीईआरटी में पेज नंबर कौन सा है? 256, पेज नंबर 256 देखना। और काम कर दिया है। वो एक्चुअली बीटा को ही के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ऊपर कॉम्प्लेक्स आया है, नीचे आया है, ये वाले इक्वेशन है, ये बना ऊपर कॉम्प्लेक्स आया है, देख MnNB प्लस, और नीचे आपके अलग अलग आयन, अलग अलग Na प्लस और Lx माइनस, L मतलब हाँ, वो के से मैंने के लिया ना, उससे आप बीटा को ही के दे दिया। हाँ, मतलब के ही देख के चला, वो जो डिसोसिएशन समझाया नहीं, ऐसा लिखा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो लिखा क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन है ना एक,
तो ये बुक बुक दूसरी होती है। कौन से लिखे कॉपी की लाया इसके दिने भी ऐसी ही है एक। देखो क्वेश्चन लिखो ये वाला जो बुक में दिया है। कैलकुलेट द ओवरऑल कैलकुलेट द ओवरऑल calculate the overall complex dissociation equilibrium constant. Calculate the overall complex dissociation equilibrium constant. देखो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा मतलब के निकालने बोल रहा है। फॉर यही वाला आयन ले लो कॉपर NH3 का 4 2+ फॉर मेरे बुक में दिया है आपने में दिया है CuNH3 का 4 2+ आयन given that beta 4 for this complex is beta 4 for this complex is 2.1 into 10 to the power 13. 2.1 into 10 to the power 13. ये बीटा 4 क्यों आया है? अगर आप फॉर एग्जाम्पल Ml4 2+ बनाना चाहो, ये आपका क्या है मेटल और 4 लाइगेंड है। जैसे कॉपर का एग्जांपल था ना, ये मैंने जनरलाइज दे दिया है। ये कॉपर हो गया, ये आपके 4 लाइगेंड अमोनिया वाले और 2+, ठीक है। अब अगर आप इसको स्टेप वाइज स्टेबिलिटी देखोगे इसकी, तो M+ या M2+L आपको मिलेगा Ml, पहले एक मिलेगा, फिर Ml में ही अगर आप एक और लिगेंड ऐड कराओगे तो Ml2 मिलेगा, फिर Ml2 में ही आप एक और लिगेंड ऐड कराओगे तो Ml3 मिलेगा। ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी निकालेगा। फिर Ml3 में एक और L ऐड करोगे तो क्या मिलेगा Ml। अब आप देखो सबका अलग अलग स्टेबिलिटी निकालूंगा तो कैसे निकलेगा। इसके लिए आप क्या लिखोगे Ml/M into L, ऐसा लिखोगे। इसका निकालूंगा तो क्या लिखोगे Ml2/Ml और एक और L, कैसा है ना। अभी तो एक ही है ना, एक ही ऐड हो रहा है ना, बाद में ये सब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सब एक साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके लिए क्या होगा Ml3/Ml2 का कंसंट्रेशन इनटू L का कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है सबको क्या करना है। अब इंडिविजुअल स्टेप्स का ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल रहे हैं, और इसके लिए हो जाएगा आपका Ml4/Ml3, ठीक है। आप सबको, और अगर आप इसका एक ओवरऑल इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे M+4L gives Ml4 2 पॉजिटिव, ऐसा लिखोगे। तो इसके लिए क्या वैल्यू आएगी Ml4 का 2 पॉजिटिव अपॉन M2 पॉजिटिव L का पावर, ऐसा आएगा। हाँ +2, ठीक है। आप इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे ना आपको यही मिलेगा। कैसे देखो, इसका Ml2 इसके Ml2 का कैंसिल हो जाएगा, जो पावर यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। इसका Ml3 इसके Ml3 से कैंसिल हो जाएगा, ये Ml4 बचेगा, राइट। ये चारों L L L L मल्टीप्लाई होके L4 देंगे, फिर ये एक M बचेगा और ये Ml और ये Ml भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपको M2 पॉजिटिव दिख जाएगा और L4 हो जाएगा। तो ये वही आ रहा है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि ओवरऑल को हम β4 नाम दे दिए, इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ β1 β2 β3 एंड बीटा, या β0 से चालू कर लिया, जो भी आप k मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। β0 1 2 3 इज इक्वल टू β4।
ये जो बीटा 4 समझ में आ गया क्या लिखा हुआ, इट इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जहां पे वो कब मिलेगा हमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आप इंडिविजुअल स्टेप्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, के का वैल्यू, तो रेसिप्रोकल करना है बस और कुछ नहीं, ठीक है। बना लो इस क्वेश्चन को, हाँ बस जो वैल्यू आपको दी है ना उसको रेसिप्रोकल करना है दैट्स इट। ये जो दिया हुआ है ये आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है और आपसे निकालने क्या बोला है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो उसको उल्टा करना। तो k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, 1 बाय बीटा 4, क्लियर है, 1 बाय बीटा 4 दैट इज 1 अपॉन 2.1 into 10 to the power माइनस सॉरी माइनस प्लस है ना, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर देना, डन। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे तो 4.7 हो जाएगा। ये क्लियर है सबको स्टेबिलिटी कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स आयन कब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, अगर वो अपने आयंस में सिंपल आयंस में डिसोसिएट हो गया मतलब वो इनस्टेबल है, ठीक है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स आयन का आएगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, और हमने शुरू में ही पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स आयन और फर्दर डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए इनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत हाई है, ठीक है। जो अपन एक एग्जांपल भी देखें जहां पे बीटा 4 का वैल्यू 2.1 into 10 to the power 13, इट इज अ वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक डालना इसी में ही, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। फर्स्ट लिखना, फर्स्ट फैक्टर, charge on the central metal ion, charge on the central metal ion, charge on the central metal ion, जनरली ये चार्ज पॉजिटिव ही होता है, जैसे अभी वाले में सेंट्रल मेटल एटम का आयन का क्या था वैलेंसी +2, कॉपर का क्या था +2, जितना ज्यादा चार्ज होगा ना स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने से जाने नहीं देगा। तो हाइफन डाल के लिखो, ग्रेटर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, greater the charge on the central metal ion, greater is the stability of the complex, greater is the stability of the complex, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखना, basic nature of the ligand, basic nature of the ligand, हाँ जैसे अमाइन क्या है, अमोनिया क्या है, बेसिक नेचर का तो है ना लिविस बेस, ठीक है। तो बेसिक नेचर ऑफ द लाइगेंड, इसमें हाइफन डालना, ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड, अकॉर्डिंग टू लिवाइस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, और एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो जितना ज्यादा आपका लाइगेंड बेसिक होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा आपका। तो क्या लिखे हैं, ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। थर्ड पॉइंट लिखना, presence of काइलेट रिंग्स, CHELATE, ये तो अपन शुरू में ही पढ़ चुके हैं ना कि जो CHELATE जो आपके पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स हैं, स्पेशली डाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ये दोनों तरफ से बॉन्डिंग करेंगे तो दैट विल मेक अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन अ यूनिडेंटेट लाइगेंड, क्लियर है चीज, ठीक है। तो इसमें आइकन डाल के लिख लो, formation of chylate rings increases the stability of the complex,
formation of the chylate rings, formation of chylate rings increases the stability of the complex. And last point लिखना, nature of the metal ion, nature of the metal ion, nature of the metal ion. हाइफन डाल के लिखो इसमें। ऊपर जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था ना, वो तो चार्ज था मेटल आयन का, कि 2+ है कि 3+ है, तो 3+ वाला ज्यादा स्टेबल होगा, 2+ वाला कम स्टेबल होगा। बट अपन नेचर की बात करते हैं, इसमें लिखना हाइफन डाल के, मेटल आयंस आर ग्रुप्ड इनटू 2 क्लासेस, metal ions are grouped into 2 classes, metal ions are grouped into 2 classes. फर्स्ट लिखना क्लास ए एक्सेप्टर्स, मेटल्स यहां पे एक्सेप्टर्स है ना, दे आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय लाइगेंड्स, क्लास ए एक्सेप्टर्स पहला, इसमें लिखना हाइफन डाल के, ग्रुप बिलोंगिंग या ग्रुप 3 to 6, ग्रुप 3 to 6, ग्रुप 3 to 6, ये 3 से तो अपने ट्रांजिशन मेटल स्टार्ट होता है ना, 3 to 12, बाकी 1 2 तो आपके एल्कली मेटल्स थे, एल्कलाइन आर्ट मेटल्स थे, 3 से 12 आपका पूरा ट्रांजिशन है। तो उसमें जो 3 से 6 है ना, उसको अपन क्लास ए एक्सेप्टर्स बोल रहे हैं, दैट इज ग्रुप 3 to 6 एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में तो आएगा ना 3 और ये आपका ग्रुप नंबर 3 में तो लैंथेनम और एक्टिनियम है, और उन्हीं के जैसे और है, तो आपके इनर ट्रांजिशन भी सब क्लास ए एक्सेप्टर्स में आ जाएंगे। क्लियर समझ में आ क्या बोल रहा हूँ? थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, ये 4 ग्रुप है। ये 4 ग्रुप के अंदर ही लैंथेनाइट्स भी आते हैं और एक्टिनाइट्स भी आते हैं, ठीक है, इसलिए इनर ट्रांजिशन उनको बोलते हैं अपन। तो सब दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, they form stable complexes, they form stable complexes when the donor atoms are, when the donor atoms are nitrogen or oxygen or fluorine, NOF. They form stable complexes when the donor atoms are NOF, nitrogen, oxygen, fluorine. And second class is class B acceptors, class B acceptors. ये आपके बचे हुए, ये इसमें लिख लो, after group 6 elements, after group 6 elements, यानी 6 से 12 पूरा, सॉरी तो 7 से 12, 6 तो इसी का है, 7 से 12, they form stable complexes, they form stable complexes, they form stable complexes, क्या 1 और 2, वो तो आपके एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन लोग थोड़ा बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखे? दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस व्हेन द डोनर एटम्स आर, व्हेन द डोनर एटम्स आर heavier members of N, O and F family. हाँ मतलब इनके नीचे वाले, जैसे नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है ना, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो अगर ये जो दोनों पॉइंट लिखे ना, क्या लिखे अपन? क्लास ए को क्या बोल रहे हैं अपन?
ग्रुप 3 से 6 वाले मेटल्स को क्लास ए में क्लासिफाई किए हैं, और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाएंगे? उन लाइगेंड्स के साथ जिनके डोनर एटम्स N, O या F है, जैसे नाइट्रो हो गया, ऑक्सलेट हो गया, फ्लोराइड, अपने आप में फ्लोराइड भी एक लाइगेंड ही है, ठीक है। और क्लास बी एक्सेप्टर्स कौन है? इनके बाद वाले, जिनका लगभग डी ऑर्बिटल भरना चालू हो जाता है ना, 3 से 6 में तो डी ऑर्बिटल आधे ही भरा रहता है, इनमें पहुंचते पहुंचते डी ऑर्बिटल ऑलमोस्ट फुल होने लगता है, ठीक है। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इनके नीचे वालों के साथ, जैसे नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर हो गया, एफ के नीचे आपका Cl हो गया, हम उसके ये लिखते हैं अपन। तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन से। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको 3-4 आयन दे देगा, कॉम्प्लेक्स आयंस आपको बोलेगा कि इनमें इनको आप अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अपन को ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक क्लास और लेंगे, इसके क्वेश्चंस जो बच गए ना वो कराने के लिए, बाकी मैं कुछ होमवर्क दूंगा उसको करके लेके आना, मैं वो होमवर्क ना आज ही दे दूंगा, ठीक है।